गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 हिंदी मीडियम। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र। ये अध्याय 1 का नाम है। इसके कुछ परिचय है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कहा जा रहा है यह किताब लोकतंत्र के बारे में है। पहले अध्याय में हम देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र किस प्रकार दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैलता गया है। दुनिया के स्वतंत्र देशों में से आधे से अधिक में आज लोकतंत्र है। आप यह भी देखेंगे कि लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ है। विभिन्न देशों में इसने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है। इस अध्याय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बनने बिगड़ने की अलग अलग कहानियाँ दी गई है। ये उदाहरण आपको यह बताएंगे कि लोकतंत्र शासन के होने और न होने के क्या अर्थ हैं। हम लोकतंत्र के विस्तार की इस प्रवृत्ति को नक्शे के माध्यम से दिखाने के बाद एक संक्षिप्त इतिहास दे रहे हैं। इस अध्याय में एक ही देश के लोकतंत्र के कामकाज पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अध्याय के आखिर में हमने यह देखने का प्रयास किया है कि विभिन्न देशों के आपसी संबंध लोकतांत्रिक है या नहीं। हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों का परीक्षण किया है। इससे हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। यह था हमारा परिचय। शुरू होता है चैप्टर। ये पिक्चर को देखिए ध्यान से, फिर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। राष्ट्रपति आयेंदे हेलमेट में और उनके सुरक्षा गार्ड चिले के राष्ट्रपति भवन ला मेनेदा के सामने। यह चित्र 11 सितंबर 1973 का है और इसके कुछ घंटों के बाद ही आयंदे की हत्या कर दी गई। इस चित्र में आए लोगों के चेहरे के भाव क्या कहते हैं। ये चित्र है, ये हेलमेट में है आयंदे साहब। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। 1.1 लोकतंत्र के 2 किस्से यानी 2 कहानी। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आप सब लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं
और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। और मैं महाअपराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। ये आइंदा साहब का शब्द है। ये सल्वाडोर आइंदे के आखिरी भाषण के कुछ अंश हैं जो अपने देश के वासियों को बता रहे हैं। वे दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। आइंदे साहब चिले के राष्ट्रपति थे। यह भाषण उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह दिया था और उसी दिन फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। आइंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। 197 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से 197 या नहीं होगा जाने के बाद से आइंदे ने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक कार्यक्रम शुरू कराए थे। इनमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। उनका राजनीतिक गठबंधन विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। उनकी नीतियों को मुल्क में चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। अन्य राजनीतिक पार्टियां इन नीतियों के खिलाफ थी। उन्नीस सौ 73 का सैनिक तख्ता पलट। 11 सितंबर 1973 को आइंदे को पता चला कि नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। जब रक्षा मंत्री अपने कार्यालय पहुंचे तो सेना के लोगों ने उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से घोषणाएं की और राष्ट्रपति से पद छोड़ने को कहा। आइंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। फौज कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर अपना वह संदेश दिया जिसके कुछ अंश हमने शुरू में पढ़े हैं। फिर फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर लिया और उस पर बम बरसाने लगी। इस फौजी हमले में राष्ट्रपति आइंदे की मौत हो गई। अपने आखिरी भाषण में वे इसी कुर्बानी की बात कर रहे थे। 11 सितंबर 1973 को चिले में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। इस बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन से खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराएं। तख्तापलट के बाद पिनोशे मुल्क के राष्ट्रपति बन बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। पिनोशे की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। इनमें चिले की वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो बैसेले और अनेक वे फौजी अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्तापलट में शामिल होने से इनकार किया था। जनरल बैसले की पत्नी और बेटी को भी जेल में डालकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया। सेना ने 3 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। ये 3 नहीं, कोई और नंबर है, ज़्यादा है। काफ़ी
सारे लोग लापता हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। और ये टॉपिक है लोकतंत्र की वापसी। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोसे की सत्ता को ठुकरा दिया। इसे पिनोसे की राजनीतिक सत्ता और फिर सैनिक सत्ता भी चली गई। अपने आखिरी भाषण में आयेंदे ने जो उम्मीद जाहिर की थी वह सही साबित हुई। चिले की जनता ने कायरता और देशद्रोह करने वाले अपराधियों को उनके किए की सजा दे दी। इसके बाद से अभी तक चिले में 4 चुनाव हो चुके हैं और विभिन्न दल एक दूसरे से मुकाबला करते हुए जीत हार रहे हैं। धीरे धीरे शासन में सेना की भूमिका खत्म होती गई है। बाद में आई सरकारों ने पिनोसे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए हैं। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोसे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। ऊपर हमने जिक्र किया था कि पिनोसे सरकार ने जनरल बैसले की पत्नी के साथ उनकी बेटी को भी जेल में डाला और काफ़ी परेशान किया। वहीं लड़की मिशेल बैसले आज चिले की राष्ट्रपति है और जनवरी 26 से सत्ता संभाल रही है। समाजवादी रुझान वाली मिशेल पेशे से डॉक्टर है और लातीनी अमेरिका में रक्षा मंत्री के पद पर आने वाली पहली महिला है। राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जिस व्यक्ति को हराया वह चिले के सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में गिना जाता है। चिले में लोकतंत्र के पतन और उत्थान की इस कथा को हम उनके ही भाषण के एक अंश से समाप्त करते हैं। चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। अब इसके आगे पोलैंड में लोकतंत्र की कहानी थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए एक और घटना पर गौर करें जो पोलैंड में घटी थी। उस समय पोलैंड पर जारुजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वही इस पर नियंत्रण भी करता था। 14 अगस्त को गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना में मजदूरों ने हड़ताल की। यह जहाज कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाजत नहीं थी क्योंकि देश में शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति
नहीं थी। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया। एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघ कर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारी के संग हो लिया। इस आदमी का नाम था लेक वाली शाह और बहुत जल्दी ही यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्द ही यह पूरे देश में फैल गई। अब मजदूरों ने ज़्यादा बड़ी मांगें करनी शुरू कर दी। उन्होंने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग की। उन्होंने यह भी मांग की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाई जाए। यह आंदोलन इतना लोकप्रिय हो गया कि सरकार को हार माननी पड़ी। लेक वारिशा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया और हड़ताल खत्म हुई। गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडरनोस्क, जिसे अंग्रेजी में सोलिडरिटी कहते हैं, ये बना। किसी भी साम्यवादी देश में पहली बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ और वो था पोलैंड। एक वर्ष के अंदर ही सोलिडरिटी का विस्तार पूरे देश में हो गया और इसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच गई। सरकार के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से सत्ता में बैठे लोगों की परेशानियां बढ़ती गईं। जनरल जारू लेस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ घोषित कर दिया। सॉलिडरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया और संगठन बनाने, विरोध करने और अभिव्यक्ति की आज़ादी फिर से छीन ली गई। 1988 में सॉलिडरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई और लेक वालिशा ने इनकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद का भी पहले जैसा भरोसा न था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। लेक वालिशा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला और अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई। सॉलिडरिटी ने सीनेट के सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर में पोलैंड के राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालिशा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। हमने अभी दो तरह के सच्चे किस्सों को पढ़ा। चिले का मामला आयंदे की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक अलोकतांत्रिक सरकार की जगह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों मामलों में आई दो अलोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में काफ़ी अंतर है। चिले में सैनिक तानाशाह का राज था जबकि पोलैंड में एक पार्टी का राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि
वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों का लाभ पहुंचाया। इन असमानताओं के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव नहीं कर सकते थे। किसी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की वास्तविक आज़ादी न थी। इसी प्रकार जिन 3 लोकतांत्रिक सरकारों आयेंदे की चिले सरकार, वालेसा की पोलिश सरकार और मिशेल की चिले सरकार का जिक्र ऊपर हुआ है, उनका भी आर्थिक और सामाजिक मामलों के प्रति नजरिया एक जैसा नहीं रहा है। आइंदे ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और निर्देशित ढंग से चलाना पसंद किया, जबकि वालिसा चाहते थे कि सरकारी दखल से मुक्त हो। मिशेल इस मामले में कुछ मध्यमार्गी रास्ता अपनाने वाली है। फिर भी इन तीनों सरकारों की कुछ विशेषताएं समान थी। यहाँ लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें ही शासन चला रही थी। बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रही थी। लोगों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल थी। आइए हम इन्हीं 2 कथाओं में से लोकतंत्र की पहचान का एक तरीका विकसित करें। अब तक हम जान चुके हैं कि लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि लोग अपनी मर्जी से सरकार चुने। लोकतंत्र में सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूरी है। हम अध्याय 2 में इस प्रश्न पर दोबारा गौर करेंगे और लोकतंत्र की परिभाषा बनाएंगे। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं भी नोट करेंगे। अभी तक हमने जिन 5 सरकारों का जिक्र किया है, अनीता ने उन सब के गुण दोष की सूची तैयार की, पर इस सूची में घालमेल हो गया। अब उसके पास पूरी सूची है तो है, पर उसे याद नहीं कि ये गुण दोष किस किस सरकार के हैं। क्या आप नीचे दी गई सारणी में सरकार की सूची के साथ उनके गुण दोषों को दर्ज कर सकते हैं? याद रखिए कि इनमें से कुछ विशेषताएं एक से ज़्यादा सरकारों पर लागू होती है और उन सबके खाने में इनके अलग अलग दर्ज करना होगा। विशेषताएं क्या थी? सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं थी, फौज की तानाशाही चल रही थी, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार था, राष्ट्रपति भी राजनीतिक बंदी, शासन का चुनाव लोगों के द्वारा, लापता होते लोग, सभी उद्योगों पर सरकारी स्वामित्व, लोगों को बुनियादी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त, एक से अधिक पार्टियां मौजूद होना, घरेलू मामलों में विदेशी दखल, शासक का चुनाव लोगों के द्वारा नहीं। ये बताना है किसमें क्या था। चिले में आयेंदे साहब थे, इनके शासनकाल में क्या चल रहा था। पिनोशे साहब जब आए तो क्या चल रहा था। मिशेल थे तो क्या जेरूजेलस की थे, तो क्या पोलैंड में लेक वालेसा थे तो क्या था। ये अब 1.2 है। शुरू करते हैं इसको भी। लोकतंत्र की 3 नक्शे। ऊपर हमने जो कथाएं पढ़ी हैं, 20वीं सदी के दुनिया के इतिहास में वैसी कथाएं भरी पड़ी हैं। लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्तापलटों की,
लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष की, लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति भी दिखाई देती है? तो आइए हमने लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र पहले किया था, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान करें। यहाँ दिए गए नक्शे यही काम करते हैं। नीचे दिए गए तीनों नक्शों को गौर से देखिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ है, उसमें कोई स्पष्ट धारा या प्रवृत्ति दिखाई देती है या नहीं। पहले नक्शे में द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े ही समय बाद तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में इस देश भी शामिल है जहां सन इतना तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा 1975 का है, जब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी। आखिर में हम एक और कदम आगे बढ़कर 21वीं सदी की शुरुआत करते हैं और नया नक्शा देखते हैं। इन नक्शे को देखते हुए आइए हम खुद से कुछ सवाल पूछें। 20वीं सदी में लोकतंत्र की यात्रा कैसी रही? इसके विस्तार में क्या कोई स्पष्ट प्रवृत्ति दिखाई देती है? यह विस्तार कब हुआ और किस क्षेत्र में हुआ? 1900 और 1950 के बीच लोकतांत्रिक सरकार, ये है मैप। 1950 में लोकतांत्रिक सरकार का मैप ये सब है, रेड वाला जहाँ जहाँ दिख रहा है। 1900 में नहीं पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकार जो थी, तो ये येलो पार्ट जो दिख रहे हैं, 1975 में लोकतांत्रिक सरकार को यहाँ पे दिखाया गया है और ये पीला कलर से जितना है ये सब दिखाया गया है। यहाँ आता 2000 में लोकतांत्रिक सरकार कहाँ पहुँच गई? पहले मतलब आगे ज़्यादा जगह पहुँच रही है ना। इन नक्शों को पढ़ने में से जो मुख्य मुद्दे उभरे हैं, आइए उन्हें संक्षेप में समेट लें। हर बिंदु के बाद जो सवाल उभरेंगे उनका जवाब ढूंढने के लिए आपको बार बार नक्शे को देखना होगा। पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ है। क्या यह कहना सही होगा कि इन नक्शों में हर बिंदु पर यह दिखता है कि काल के पिछले पड़ाव की तुलना में लोकतांत्रिक व्यवस्था मानने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई है? बिल्कुल बढ़ी है, क्योंकि इधर सब बिल्कुल कम था, फिर यहाँ पीला वाला पार्ट इधर बढ़ा, फिर इधर जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया। लोकतंत्र का विस्तार दुनिया के सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ। यह पहले कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ और फिर इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ। महादेश के सबसे ज्यादा देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। किस महादेश के किस सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और किस महादेश में तब लोकतंत्र के बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं थे? आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी भी काफी बड़े हिस्से ऐसे हैं जहां लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था न अपनाने वाले ज्यादातर देश दुनिया के किन हिस्सों में अवस्थित हैं? और ये 1.3 है। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण यानी शुरुआत कैसे हो रहे हैं। इन नक्शे से हमें 20वीं सदी के पहले के घटनाक्रम का भी कुछ पता चलता है। आधुनिक लोकतंत्र की कहानी कम से कम 2 सदी पहले शुरू हुई। आपने अपनी इतिहास की पुस्तक में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जरूर पढ़ा होगा।
इस जन विद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी। पूरी 19वीं सदी पर भर फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया और बार बार इसे बहाल किया गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से काफी पहले ही हो गई थी, लेकिन वहां प्रगति की रफ्तार काफी कम थी। 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तर अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था। अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशों में ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। यूरोप में जो देश तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे, वे भी सभी लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास संपत्ति थी। अक्सर महिलाओं को तो वोट का अधिकार मिलता ही नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरे देश में अश्वेतों को 1965 तक मतदान का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत को मतदान का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यहाँ दिए गए बॉक्स में यह बताया गया कि दुनिया के किस देश में कब सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया, यानी हर एक नागरिक को, जो मतलब स्त्री पुरुष को जो 18 से अबव है या फिर 21 से अबव है, तो देश जो दिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूजीलैंड ही अकेला ऐसा देश था जहाँ देश के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि 20वीं सदी के शुरुआत में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। तब इन देशों में लोकतंत्र लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष ही होते थे। यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के यही देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम। सबसे पहले न्यूजीलैंड अपने नागरिकों को दे रही है 1893 में, दूसरा पर रूस जो 1917 में, फिर जर्मनी 1918 में, नीदरलैंड 1919 में, ब्रिटेन 1928 में, श्रीलंका 1931, तुर्की 1934। फ्रांस 1944, जापान 1945, भारत 1950। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत 1950, अर्जेंटीना 1951, यूनान 1952, मलेशिया 1955, ऑस्ट्रेलिया 1962, अमेरिका 1965, स्पेन 1978, दक्षिण अफ्रीका 1994। मुक्ति के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इनमें से अनेक देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की और एक गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है और फल फूल रहा है। उपनिवेश रहे अधिकांश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है।
पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना का उदाहरण उपनिवेश रहे देशों के समान अनुभव को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था और तब इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। यह 1957 में आज़ाद हुआ। यह अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में से था। इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। एक सुनार के पिता और शिक्षक रहे वामे एनक्रुमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। आज़ादी के बाद एनक्रुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका में लोकतंत्रवादियों के लिए एक प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा है, जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी। हाल का दौर। लोकतंत्र की दिशा में तेजी से कदम उठाने का सिलसिला लातीनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक सुधार व्यवस्था की बहाली के साथ शुरू हो गया। सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेज हुई। पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ का अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। 1989 के दौर में पोलैंड और उसके दूसरे देश सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 1991 में सोवियत संघ खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इनमें से अधिकांश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत नियंत्रण की संपत्ति और सोवियत संघ के टूटने का दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस अवधि में भारत के पड़ोस में भी काफी बड़े बदलाव हुए। 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। ये 1900 कुछ है, तिर रहे हैं। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। लेकिन ये बदलाव अस्थायी नहीं थे। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया। नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में फिर लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी और संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर उसे सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। इस अवधि में नए देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने या उसकी राह बढ़ने की प्रवृत्ति ही प्रमुख रही। यह दौर अभी जारी है। सन 25 तक करीब 14 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी भी इतनी अधिक नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे। 8 से ज़्यादा देश 198 के बाद 1900 कुछ होगा लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़े हैं। लेकिन आज भी अनेक देशों में लोग न तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं और न ही वे अपना नेता चुन सकते हैं। वे अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले भी नहीं ले सकते थे। ऐसा ही एक देश है म्यांमार, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था। यह 1948 में ही औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया।
लेकिन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। लगभग 3 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए हैं। आंग सान सू ची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, पर म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने सूची समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या उनके घर में ही नजरबंद कर दिया। बहुत छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों के लिए भी लोगों को पकड़कर जेल में सजा दी गई। यहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने वाले या बयान जारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 20 वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। म्यांमार की फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहां के 6 से लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है और दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा है। उनके अनुसार वर्मा में लोकतंत्र की मुहिम वहां के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। फिर भी म्यांमार के लोगों का अपने देश में लोकतांत्रिक सरकार कायम करने का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। अब यह है 1.4 विश्व स्तर पर लोकतंत्र। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अध्यापक हर्षा सर अपने छात्रों से इसके बारे में संक्षेप में बताने को कहते हैं। यह बातचीत कुछ इस प्रकार होती है। क्या कहते हैं? फरीदा कहती है, हमने जाना कि लोकतंत्र का विस्तार अधिक से अधिक इलाकों में और दुनिया भर के देशों में हो रहा है। तो राजेश कहता है, हाँ, हम आज पहले से बेहतर दुनिया में रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम विश्व लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सुष्मिता कहती है, विश्व लोकतंत्र? क्या बात कर रहे हो? मैंने टीवी में देखा कि बिना किसी उचित कारण के अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। इराक के लोगों की राय कभी भी नहीं जानी गई। तुम इसे किस तरह विश्व लोकतंत्र कह सकते हो? फरीदा कहती है, मैं विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इतना भर कह रही हूँ कि अधिक से अधिक देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। राजेश कहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा देश लोकतंत्र को अपना रहे हैं तो इसका क्या यह अर्थ नहीं है कि दुनिया ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? आखिर इराक युद्ध भी तो उस देश में लोकतंत्र कायम करने के लिए ही हुआ। सुष्मिता कहते हैं, नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। सिंह सर कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हम दो एक कदम आगे अलग अलग चीज़ों को मिलाकर चर्चा कर रहे हैं। फरीदा ने आज की दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक शासन कायम होने की बात कही। राजेश और सुष्मिता के बीच किसी अन्य मुद्दे पर मतभेद है। यह मामला विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंधों का है। राजेश, यह संभव है कि एक देश के लोगों द्वारा लोकतंत्र ढंग से चुने गए शासक अन्य देशों पर दबदबा कायम करना चाहें?
सुष्मिता कहती है जी सर, इराक युद्ध का मामला ठीक यही है। सुनिंदा कहता है मुझे कुछ भी साफ समझ नहीं आता, हम वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की बात कैसे कर सकते हैं? क्या कोई वैश्विक सरकार है? विश्व का राष्ट्रपति या प्रमुख कौन है? अगर कोई सरकार ही नहीं है तो वह लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक हो सकती है। अब सवाल है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इस बातचीत में हम जिस सवाल पर आए हैं, आइए उस पर भी विचार करें। क्या पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की संख्या बढ़ने से देशों के बीच आपसी संबंध भी स्वतः लोकतांत्रिक बन जाएंगे? लेकिन इस सवाल पर विचार करने से पहले सुरिंदर द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करें। सुरिंदर का कहना है कि एक भारत की सरकार है, एक अमेरिका की सरकार है, फिर और भी दूसरे देशों की सरकारें हैं, लेकिन दुनिया की कोई सरकार नहीं है। कोई ऐसा सरकार नहीं है जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हो। अगर ऐसी कोई सरकार नहीं है, अगर कोई शासन नहीं है, कोई शासित नहीं है, तो हम लोकतंत्र की दो बुनियादी विशेषताओं को यहाँ कैसे लागू करेंगे? आपको याद होगा कि ये दो विशेषताएं हैं कि शासकों का चुनाव लोग करेंगे और लोगों की बुनियादी राजनीतिक आज़ादी होगी। सुरेंद्र की शंका समान ढंग से ठीक है, पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र का सवाल नहीं उठता। कोई एक विश्व सरकार नहीं है, पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती है। ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे वैसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। इन बिंदुओं पर गौर कीजिए। किसी एक देश की सीमा में न आने वाले समुद्री क्षेत्र के काज व्यापार को संचालित करने वाले कायदे कानून कौन बनाता है? यह सभी देशों को प्रभावित करने वाले पर्यावरण के नुकसान रोकने संबंधी नियम कानून कौन बनाता है? इन सवालों के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने अनेक नियम बनाए हैं जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। जब कोई देश दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है, तब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र की ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र ही एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें उधार कौन देता है? यह काम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता है। विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती है और उनकी आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो कुछ कुछ ऐसे काम करती है जिन्हें कोई भी विश्व सरकार करती। लेकिन हमें यह जानने की ज़रूरत भी है कि ये संस्थाएं खुद कितनी लोकतांत्रिक है, और इस बात को जानने का सबसे अच्छा पैमाना यह है कि
खुद को प्रभावित करने वाले फैसलों में इन संस्थाओं के सदस्य देशों को किस हद तक स्वतंत्र और बराबर की भागीदारी मिलती है। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ वैश्विक संस्थाओं के संगठन और कामकाज पर नजर डालनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों 1 सितंबर 2012 की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासंघ को एक वोट मिला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक सदस्य देश के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है। महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है, जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं। इस हिसाब से संयुक्त राष्ट्र बहुत ही लोकतांत्रिक संगठन लगेगा, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। इसके कुल 15 सदस्य होते हैं। परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 सदस्यों का चुनाव आम सभा 2 वर्षों के लिए करती है। पर असली ताकत 5 अस्थायी सदस्यों के हाथ में ही होती है। अस्थायी सदस्य ही खासकर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के कामकाज पर होने वाले खर्च का ज्यादातर भाग वहन करते हैं। इन अस्थायी सदस्यों को वीटो अधिकार मिला है। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की मांग करने वाले लोगों और देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया के किसी भी देश को उधार और ऋण देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उधार देती है किसी भी देश को और सबसे बड़ी संस्था है। पर इसके सभी 188 सदस्य देशों 1 सितंबर 2012 की स्थिति के हिसाब से समान मताधिकार प्राप्त नहीं है। हर देश इस कोष में जितने धन का योगदान करता है उसी अनुपात में उसके वोट का वजन भी तय होता है। मुद्रा कोष के 52% से अधिक वोटों पर सिर्फ 10 देश कौन कौन है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, इटली, सऊदी अरब, कनाडा और रूस का अधिकार है। बाकी 178 सदस्य इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के फैसलों को ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक में भी वोटिंग की ऐसी ही प्रणाली है। विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा कोई अमेरिकी नागरिक ही रहा है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करते हैं। फैसले लेने के इन तरीकों की तुलना उन लोकतांत्रिक तरीकों से करें जिनकी चर्चा हम इस अध्याय में करते रहे हैं। जरा सोचिए, आप उस देशों के बारे में क्या कहेंगे जहां कुछ लोगों के लिए सरकार में मंत्री का पद अस्थायी रूप से बना रहे और जिन्हें पूरे सदस्य संसद द्वारा लाए गए फैसले को भी रोकने का अधिकार हो। या फिर आप उस संसद के बारे में क्या कहेंगे जहां के सिर्फ 5% सदस्य ही बहुमत की राय को पलट देने या रोक देने में सक्षम हो? क्या आप इनको लोकतांत्रिक कहेंगे? राष्ट्रीय सरकारों के लोकतांत्रिक होने न होने के लिए
हम जिस सरल कसौटी का प्रयोग करते हैं अधिकांश वैश्विक संस्थाएं उस पर खरी नहीं उतरती। अगर वैश्विक संस्थाएं लोकतांत्रिक नहीं है तो क्या वे कम से कम पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रही है? इस बात के भी कोई बहुत उत्साहवर्धक संकेत नहीं दिखते। दरअसल विभिन्न राष्ट्र पहले की तुलना में ज़्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिक चरित्र में कमी आती जा रही है। 20 साल पहले दुनिया में दो महाशक्तियाँ थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दो महाशक्तियों और इनके पीछे रहने वाले देशों के समूहों की प्रतिद्वंद्विता और टकराव से इन सभी वैश्विक संगठनों का शक्ति संतुलन ज़्यादा बेहतर रहा करता था। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति लगता है। यह अमेरिकी प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि वैश्विक लोकतंत्र की ज़रूरत नहीं है या इस दिशा में कोई भी प्रगति ही नहीं हो रही है। ज़रूरत तो उन लोगों की तरफ से पैदा की जा रही है जो विभिन्न कारणों से आज एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों के लोग अपनी सरकारों की मदद के बिना एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में आए हैं। उन्होंने युद्ध और दुनिया पर कुछ देशों या व्यापारिक कंपनियों के प्रभुत्व के खिलाफ वैश्विक संगठन बनाए हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जिस तरह लोगों के संघर्षों और पहले से मजबूत हुआ है, वैसे ही वैश्विक मामलों में यह पहले भी लोगों के संघर्षों से ही आगे बढ़ी है, लोगों के पहल से ही आगे बढ़ी है। यहाँ विश्व लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव है। क्या आप इन बदलावों का समर्थन करते हैं? क्या ये बदलाव हो सकते हैं? प्रत्येक सुझाव के लिए अपने तर्क दीजिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को विश्व संसद के रूप में काम करना चाहिए, जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की संख्या उस देश की आबादी के आधार पर तय हो। ये प्रतिनिधि एक विश्व सरकार का चुनाव करें। अलग अलग देश अपनी सेना नहीं रखें। विभिन्न राष्ट्रों के बीच टकराव की स्थिति में शांति कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अपने कार्य दल रखे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव दुनिया भर के लोग प्रत्यक्ष मतदान से करें। बाहरी समर्थन का सवाल। पृष्ठ 19 तथा 2 पर दिए गए दोनों कार्टूनों को गौर से देखिए। कार्टून को देखिए, ये एक कार्टून है। हाँ, दूसरा कार्टून, ये भी कार्टून है, और कार्टून, ये भी कार्टून है। ये कार्टून नहीं है तो फिर नहीं है आप कार्टून। ये कार्टून वैश्विक लोकतंत्र के बारे में एक मौलिक सवाल उठाते हैं। हाल में दुनिया के ताकतवर देशों, खास तौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उनका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र ही नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर
देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी किया है। सुष्मिता यही बात कह रही थी। आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का तख्ता पलट किया। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, यानी अरबी शब्द बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण का शासन है था। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 में के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों को अनेक ऐसी अधिकार दिए जो अन्य पश्चिम एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी वे कुख्यात हुए। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी एक सेकेंड। फिर भी 23 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैर कानूनी है। इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देनी चाहिए? क्या बाहरी सहायता हर मामले में मददगार साबित होती है या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों? अगर बाहरी दखल में किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या यह टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा? कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है? इस अध्याय में सीखी गई बातों को रोशनी में इस सवालों पर विचार कीजिए। गठबंधन लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, यह सुविधाजनक रहने तक ही नहीं रह सकता। जनमत संग्रह। जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। तख्ता पलट। किसी सरकार को गैरकानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी।
मजदूर संघ, मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन। साम्यवादी शासन, साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाए जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों की सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाजत नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। राजनीतिक बंदी, जेल में डाले गए या अपने घर में नजरबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद कर रखा जाता है। मार्शल लॉ, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। हड़ताल, कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग को पूरा न होने तक मजदूर या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। वीटो, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसलों को रोकने का असीमित अधिकार देता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना कर सकता हूं। उपनिवेश, किसी अन्य शासन व्यवस्था को राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।